हिंदुस्तान में रहने के मुताबिक और 30 साल पहले शादी हुई थी। उस समय से लेके आज तक का सफ़र, जब बच्चे 12th करके इंटर करके सेट हो गए, फिर शुरू किया। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो मुझे भगवान ने दिया, मैंने अपनी मेहनत से कमाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय एक बच्चा बहुत बीमार था, एक माँ की गोद में लेटा था। तब मैं शायद 16 या 17 साल की रही होंगी। मेरे पास 10 रुपए थे जो मेरे फादर देते थे रेंट पे रिक्शा से जाने के लिए कॉलेज, पर मैंने वो उसको दे दिए। यार, मदद करने से कितना सुकून मिलता है दिमाग को। वो मेरा पहला दिन था। जो माँ बाप देते हैं बच्चे वही लेते हैं। बेटा, सबसे बड़ी पूजा ये है, जो बच्चे ये 18 घंटे जॉब करके आ रहे हैं, ये एक ही चीज़ होती थी कि पढ़ लो और शादी हो जाएगी। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे। यूपी 24 नेटवर्क के खास कार्यक्रम द सेलिब्रिटी शो में आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि अपने हिम्मत के साथ साथ, अपने कामों के साथ और अपनी मेहनत के साथ जानी जाती हैं। मिस इंडिया नॉर्थ 2018 के साथ मैम जो है वो सोशल एक्टिविस्ट भी रही हैं और उसी के साथ ही साथ एक काउंसलर भी हैं, द मधु तिवारी मैम। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो चलिए अपना शो हम शुरू करते हैं। मैम, जैसे कि जिस तरह से इतना बड़ा सफ़र रहा और इतनी बड़ी पदवी आपको मिली, किस तरह से चीज़ें शुरू हुई और कैसा पूरा सफ़र रहा? देखिए, हिंदुस्तान में रहने के मुताबिक और 30 साल पहले शादी हुई थी। उस समय से लेके आज तक का सफ़र, कुछ तो बच्चों के साथ जिया। जब बच्चों से फुर्सत मिली तो कुछ करने के लिए सोचा। जो एक स्पार्क पड़ा हुआ था मेरे दिल में मेरे पापा के टाइम से कि कुछ करना है और 2 बच्चों की माँ या एक पत्नी बनकर एक आइडेंटिटी नहीं जनरेट करनी है। कुछ अपने लिए करना है, अपनी सेल्फ परिचय देना है, सेल्फ आइडेंटिटी जनरेट करनी है, वो बनाना है। और वो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और वही सफ़र शुरू किया 45 से, जब बच्चे 12th करके इंटर करके सेट हो गए, फिर शुरू किया। और अब आज इतना है कि आपके सामने बैठी हुई हूँ और भगवान की दया से इतने टाइम में भगवान ने जो कुछ भी दिया है मुझे, पहचान लखनऊ में बहुत दी है। मेरी इच्छा ये नहीं थी कि मुझे बम्बई में कोई जाने, लेकिन इतनी इच्छा थी मेरी, हार्दिक इच्छा, कि मुझे लखनऊ में लोग जाने। और बेहतर है कि इस समय लखनऊ मुझे पूरा जानता है। शायद कुछ लोग ही हो जो ना जानते हो। आए दिन टीवी चैनल पे, मीडिया पे, लाइव सेमिनार पे, डिबेट पे मैं आती रहती हूँ। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो मुझे भगवान ने दिया, मैंने अपनी मेहनत से कमाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। मैम, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और उसी के साथ साथ कई लोगों की मदद भी की है, और खासकर महिलाओं की अगर मैं बात करूं, महिलाओं की मदद करने के लिए आप हमेशा बढ़ चढ़ के आगे आई हैं और नया प्लेटफॉर्म भी आपने प्रोवाइड कराया है। ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि मैं सोचती थी मदद करना। एक बार कॉलेज टाइम पे मैं नवनीत में ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उस समय एक बच्चा बहुत बीमार था, एक माँ की गोद में लेटा था। तब मैं शायद 16 या 17 साल की रही होंगी। मेरे पास 10 रुपए थे जो मेरे फादर देते थे रेंट पे रिक्शा से जाने के लिए कॉलेज, पर मैंने वो उसको दे दिए और मैं पूरा उस दिन स्कूल पैदल गई। फिर मैंने सोचा, यार, मदद करने से कितना सुकून मिलता है दिमाग को। वो मेरा पहला दिन था और मैंने उस दिन से लेके ठान लिया था उसी समय कि मैं करूँगी तो एक ऐसी सेवा करूँगी जो गुमनाम हो, ज़्यादा लोगों को पता ना हो। लेकिन अब आज का ज़माना ऐसा है, युग ऐसा है कि जो करना होता है वो थोड़ा समाज को बताने में पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं, तो आप जाने जाते हैं। ऐसे शुरू हुआ बेटा ये सफ़र हमारा। मैम, अगर मैं बात करूँ महिलाओं की, तो जिस आप काउंसलर भी हैं, काउंसलिंग भी करती हैं, स्टूडेंट्स की भी काउंसलिंग करती हैं, महिलाओं की भी करती हैं, तो काउंसलर एक हर चीज़ एक राह दिखाता है। तो जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में महिलाओं का माहौल चल रहा है, आए दिन वारदातें होती हैं। अगर मैं महिलाओं की मैं बात करूं, महिला जो है वो सौम्यता, अपनी ममता के लिए जानी जाती है। और लेकिन आजकल इतने केसेस मैम बढ़ रहे हैं, ड्रम में पति मिल रहा है, ये ममता सौम्यता कहाँ चली गई? बेटा, कहते हैं बदलाव समाज में आता है। एक हमारा टाइम था कि स्त्रियां, पत्नियां, बेटियां घर में बोलती नहीं थी, बहुत सादगी से रहती थी। अब धीरे धीरे इतना समाज चेंज हुआ है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए कि आज लड़कियाँ अपने शोल्डर पे खड़ी होकर काम कर रही हैं, अपने कंधे मजबूत करके काम कर रही हैं। तो हर चीज़ में कुछ एडवांटेज होता है, कुछ डिसएडवांटेज भी होता है।
अगर हम बाहर निकलेंगे तो कुछ क्राइम भी हमें फेस करना पड़ेगा, कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, कुछ बुरे भी लोग भी मिलते हैं। जी। इसको ये कहिए कि ये डिजिटल इंडिया का बदलाव है और बेटा इसमें सब कुछ होना पड़ता है, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बुरा, सभी कुछ हम फेस करते हैं। लेकिन सौम्यता आज भी लड़कियों में बहुत है, बल्कि शालीनता के लिए कहूँ तो लड़कियों में आज भी बहुत है। और अब हमारे टाइम वाली बेटियां नहीं हैं, अब बेटियां इस डिजिटल युग की हैं और उनको आगे बढ़ाते रहिए, निरंतर उनको हमेशा प्रेरणा दीजिए कि वो आगे बढ़ें और काम करें और समाज के लिए भी काम करती हैं, घर भी बैलेंस करती हैं, ससुराल भी बैलेंस करती हैं, बच्चे भी बैलेंस करती हैं। अब तो बहुत कर रही हैं बेटियां आजकल। और जैसे कि मैम आप लेखिका भी हैं, तो कई सोशल इश्यूज़ पे आपने लिखा, मैंने खुद आपकी पत्रिका कितनी पढ़ी है। और जिस तरह से मैम आज की जो जनरेशन है वो अपने कल्चर से, अगर मैं बात करूँ संस्कारों से, कहीं न कहीं लैग बिहाइंड कर रही है या दूर रह जाती है। तो क्या कारण है कि क्या घर से उन्हें वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है, या जो मॉडर्निटी माँ-बाप के अंदर आ गई है बच्चों के अंदर नहीं जा पा रही? मुख्य कारण कहाँ से? इसमें क्या बताऊं बेटा मैं, इसका रीजन जो है ना, अब दुनिया बहुत बदल चुकी है। उस बदलाव के साथ साथ माँ बाप को भी बदलना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते हुए भी नहीं भी चाहते हैं कि हमारी बच्ची को बाहर भेजें, पर हम डर डर के बच्चियां बाहर भेजते हैं, क्योंकि उसी बदलाव के साथ हम सबको जीना है। और जैसे माँ बाप होते हैं, जैसे संस्कार घर में दिए जाते हैं, बच्चे उसी हिसाब से पलते बड़े होते हैं बेटा। घर का जो हमारा माहौल होता है, जो माँ बाप होते हैं, जो एटमॉस्फेयर हम चाइल्डहुड में देखते हैं ना, वही लेकर हम आगे जाते हैं। जो माँ बाप देते हैं बच्चे वही लेते हैं। ये कहना गलत है कि नहीं बच्चे खराब हैं, नहीं बच्चे नहीं खराब थे, बच्चे तो मासूम होते हैं छोटे से लेके बड़े तक। लेकिन चीज़ें जो बदलती हैं, पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहता है, अच्छा बनाने में, बुरा बनाने में, हर तरह का काम करते हैं। तो बच्चे बहुत समझदार हैं आजकल के बेटा। और जैसे कि मैम जिस तरह से आजकल अगर मैं बात करूं अपने संस्कारों की, जो कहीं ना कहीं अगर कल्चर में वैल्यूज नहीं दिए जाती है, और कहीं ना कहीं पूजा पाठ से जो है वो यूथ रिलीजन नहीं होता हाँ। है ना, क्यों नहीं जुड़ा बेटा होगा? बच्चे 18-18 घंटे लैपटॉप में काम कर रहे हैं, जी सारा दिन सुबह से आके काम कर रहे हैं। हम उनसे कहें कि व्रत करो, पूजा करो, बेटा सबसे बड़ी पूजा ये है जो बच्चे ये 18 घंटे जॉब करके आ रहे हैं, इससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। मैं ये मानती हूँ पूजा यही है जो वो इतना काम कर रहे हैं और सारी चीज़ों को बैलेंसिंग लाइफ लेके जी रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे ये नहीं चाहते कि भगवान नहीं है, भगवान को मानते हैं, लेकिन शायद उतना टाइम नहीं दे सकते जितना पेरेंट्स देते हैं। जी। और जैसे कि मैम आप कई सोशल एनजीओज़ में भी जाती रही हैं, आपका खुद का वेलफेयर एनजीओ है, और जिस तरीके से मैम अगर एनजीओ इतने सारे हैं, लखनऊ में बात करूँ, बाहर की मैं बात करूँ, तो फिर भी कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। उनको एक कंधे का जो सहारा होता है, सोशल वर्कर्स जो होते हैं वो एक छोटा सा कुछ दान कर देते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो जो सहारा लोगों की सच में सोशल वर्किंग होती है वो चीज़ लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, और कहीं ना कहीं अभी भी लोग भ्रमित रहते हैं। बेटा ये क्या है, एक एज में जब हम पहुंच जाते हैं, हमने देखा बहुत सारे लोग वृद्धाश्रम में भी आते हैं, लोग छोड़ जाते हैं उनको, बच्चे ही कहते हैं हम आपको लेके चल रहे हैं घुमाने, लोग छोड़ जाते हैं। अब इसमें तो मैं स्पीचलेस हूँ, इतना दर्द होता है उन लोगों को देख के। मेरा जो एनजीओ है वो काम करता है ओल्ड एज होम पे, और कि इस दर्द को बस देख के मैं चली आती हूँ, लेकिन क्या बताऊँ, इसके लिए तो स्पीचलेस हूँ मैं। बहुत ज़्यादा दुख होता है जब एक वहाँ पे जो वृद्ध बैठते हैं उनकी बातें सुनिए, इतना रोना आता है, लेकिन हेल्पलेस होके हम लोग भी चले आते हैं। बेटा सोशल एक्टिविस्ट के पास भी एक लिमिट्स होती है जिसमें वो काम करता है, उसका भी अपना एक दायरा होता है, उसी दायरे में रह के हमको भी काम करना होता है। तो ये ठीक है बेटा, और आजकल दिन पर दिन ये ओल्ड एज होम बढ़ रहा है। हाँ। क्योंकि दिन पर दिन बढ़ रहा है, पहले एक था, फिर 2 हुआ, फिर लखनऊ में इतने ओल्ड एज होम है इस समय कि आप सबको मैनेज नहीं कर सकते बेटा। एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, आप सबको मैनेज नहीं कर पाएंगे।
और जैसे मैम आपने कहा कि जो ओल्ड एज होम है ये बढ़ते जा रहे हैं, क्या कारण एक ये भी है कि जो इतने सारे एनजीओज हो गए हैं, इतने सारे वृद्धाश्रम हो गए हैं, क्या लोगों को अब एक सहारा मिल गया, चलो ठीक है अभी माँ बाप बुढ़े हो गए, इनको चलो आश्रम में छोड़ आते हैं, इनके लिए आश्रम बेटा सही है। ये तो बहुत गलत चीज़ है कि इनको आश्रम में छोड़ देते हैं बच्चे आजकल के। लेकिन बच्चों में भी, बच्चों की जो माइंडसेट है ना बहुत चेंज हो गया है। बच्चे अमेरिका में रह रहे हैं, थोड़ा सा उदाहरण है, बच्चे अमेरिका में रह रहे हैं, जी माँ बाप इंडिया में रह रहा है। एक टाइम पे जब वो बुजुर्ग हो जाता है तो कोई काम नहीं कर सकता बेटा, उसको डिपेंडेंसी चाहिए होती है। अब आजकल का जो युग है इसमें किसी के पास टाइम नहीं है। एक दो दिन वो देख लेगा आपको, जी लेकिन ज्यादा टाइम आपको वो नहीं दे सकता। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई रिलेटिव, ना फ्रेंड्स, दोस्त यार, ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो ऐसी जगह जाएं जहां उनको पानी मिल सके, खाना मिल सके और उन्हीं के एज ग्रुप के लोग मिल सकें। ये बड़ी बात है। और वृद्धाश्रम में ये होता है कि अगर आप वहां पहुंच गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो कम्युनिकेशन जो करना चाहते हैं उस तरह के लोग मिल जाते हैं, उनका टाइम कट जाता है। वो ये भी बात कहते हैं कि मैम हम किससे बात करें, घर में कोठी है बहुत बड़ी, लेकिन हम अकेले बैठे रहते हैं। इसलिए हमने अपने आप खुद ही चल के रजिस्ट्रेशन कराया और हम खुद ही अपने मन से वृद्धाश्रम आ गए। और जैसे कि मैम आप काउंसलर भी हैं, अगर काउंसलिंग की मैं बात करूं तो किस तरह के बच्चे मैम आपके पास आते हैं काउंसलिंग करवाने, ज़्यादातर संख्या किस काउंसलिंग? बेटा मेरे पास ज्यादातर जो पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेके वो टीनेज के बच्चे होते हैं। जी और टीनेज के बच्चे जो होते हैं 13 से लेके ये 19 तक, ये बहुत जल्दी किसी चीज को देखकर अफेक्टिव हो जाते हैं। ये सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन शायद वो पल उनके लिए नहीं अच्छा होता है। जी वही कैरियर का पीक टाइम होता है। इवन 10th भी उसी में होता है और 12th भी आपका उसी में होता है। जी लेकिन बेटा जो ये टाइम होता है ये बहुत क्रूशियल है। मैं उनसे भी ये कहती हूँ, इस टाइम को बचाइए बेटा, आप गुमराह मत होइए। मैं बताऊं, इस समय जो ये बहुत लचीला होता है, हार्मोनल चेंजेस भी आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं जी जी 13 से लेके 19 तक। तो बच्चे बहुत बहक जाते हैं। मेरे पास जो पेरेंट्स एक आए थे वो बोले कि मैडम हमारी बच्ची बहक गई है। 1 घंटे मैंने उसको काउंसलिंग करके विदाउट एनी पेरेंट्स, मेरे पास उनके पेरेंट्स नहीं बैठे थे, मैं और वो थे सामने, उतना समझाया। आज वो बच्ची बहुत अच्छी है, इंटरव्यू उसने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। बस उसको ये लगा कि ये मुझे अच्छा लग रहा है तो मेरा जुड़ाव हो सकता है। ये चीजें बच्चे जो 19 के अंदर कर लेते हैं ये गलत है। मैंने उसको समझाया कि बेटा ये गलत है। इस समय सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं दोस्त आपके, और उनसे अच्छा कोई नहीं है। जो माँ बाप होते हैं वही सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। बहक जाते हैं पर समझाते हो तो समझ में आ जाता है। अब मान लीजिए जैसे मैम महिलाएं भी आती होंगी आपके पास काउंसलिंग करवाने, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये होता है महिलाओं के अंदर, अरे मैं अपने घर से परेशान हूँ हाँ। या कोई मेरी सुन नहीं रहा, समझने वाला कोई नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस इतना है, हम कहते हैं नहीं है, बहुत आज भी बेटा। लोग कहते हैं पहले था, आज भी है डोमेस्टिक वायलेंस घरों में। लेकिन इंसान 2 फेज जीता है। एक फेज में वो डोमेस्टिक वायलेंस को झेलता रहता है अंदर ही अंदर, और बाहर आके वो नौकरी कर रहा है, सब्जी खरीद रहा है, लोगों से मिल रहा है। लेकिन दोनों फेज को वो मिलने नहीं देता एक साथ, दोनों फेज को एक साथ नहीं आने देता कि लोग पकड़ लेंगे। लेकिन ऐसी भी महिलाएं मेरे पास आती हैं कि मैम आपसे अकेले मैं बता रही हूँ ये बात, मैं ऐसा झेल रही हूँ, इसके लिए क्या हो सकता है। हमारी सोसाइटी में ही 1-2 लोग ऐसे रहते हैं जिन्होंने मुझे बताया, लेकिन जब तक नहीं जानती थी बाहर से देख के लगा बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, वेल सेटल्ड है फैमिली, लेकिन अंदर अंदर बेटा कभी कभी बहुत दुख झेल रही होती है महिला। लेकिन सोल्यूशन निकालता है ईश्वर सब चीज़ों का। टाइम लगता है लेकिन सोल्यूशन निकलता जरूर है। तो ऐसे में मैम क्या करना चाहिए महिलाओं को? अपनी बात किसी से शेयर करनी चाहिए या बैठ के बात करनी चाहिए? क्योंकि क्या है, लोग बैठ के बात ही नहीं करना चाहते। बात नहीं करते लोगों में कम्युनिकेशन बहुत घट गया है। लोग सोचते हैं इसको बताऊंगी तो इससे प्रचार हो जाएगा, मेरे घर का बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन एक हद तक सही है, किसी भी चीज़ को एक हद तक आप टॉलरेट करिए, लेकिन उसके बाद अगर आप ज़्यादा टॉलरेट करेंगे तो वो आपके लिए घातक हो जाता है। इसलिए हर चीज को शेयर करिए जरूर। कहते हैं जब तक आप अपनी बीमारी किसी को बताएंगे नहीं तो कोई डॉक्टर कैसे बताएगा। बिल्कुल। तो बेटा अगर अच्छे डॉक्टर के पास जाना है बीमारी को ठीक कराने के लिए, उसी तरह अच्छे काउंसलर के पास जाना है आपको अपनी चीजों को सोल्यूशन लेने के लिए। तो आती हैं महिलाएं, काफी लेवल में आती हैं, बताती हैं
लेकिन आज के युग में महिलाएं बेटा बहुत डोमेस्टिक वायलेंस झेल रही हैं। तो मैम ये क्या अवेयरनेस में कमी है? क्योंकि अगर मैं शासन प्रशासन की मैं बात करूँ तो कई चीज़ें निकाली जाती हैं डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए, और एनजीओज़ की मैं बात करूँ, सोशल वर्कर्स की मैं बात करूँ, वो लोग भी बड़ा शोज़ वगैरह करते हैं, कई रैलियाँ निकालते हैं, इवेंट्स करते हैं। तो क्या लगता है इन सब चीज़ों से क्या कोई प्रभाव पड़ता है वाक़ई में? बेटा इसमें क्या प्रभाव और क्या नहीं प्रभाव, लेकिन जो हो रहा है आजकल समाज में बहुत बड़ा वायलेंस कभी-कभी सामने आ जाता है, जो बच्चियों के साथ हो जाता है, औरतों के साथ हो जाता है। लेकिन लोग ब्लेम करते हैं कि वो शायद वो औरत ही गलत होगी। हमेशा फीमेल को ही ब्लेम करते हैं, वो लड़की गलत होगी। अगर किसी ने सडन 4 लोगों ने किसी को कार में डाल लिया खींच के, तो लड़की गलत नहीं होती है। लेकिन अब समाज को भी किस हद तक सुधारे प्रशासन, इसलिए खुद के कंधे मजबूत करिए और खुद ही अपनी मजबूती से अपनी लड़ाई को लड़िए। मान लीजिए मैम किसी महिला को या किसी बच्ची को आपसे मिलना हो तो कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि काउंसलर की मैं बात करूँ, लोगों को अभी गाइडेंस भी नहीं है कि हम किसके पास जाएं अपनी परेशानी लेके। ये बात सही है बेटा कि लोगों को ये जानने में परेशानी होती है कि हम कहाँ जाएं और किससे हम अपने घर की ये बात, इन परेशानियों को शेयर करें, कैसे समझाएं, किसको बताएं। और अपनों को बताना भी नहीं समझते वो सही बात। कोई भी महिला अपने रिलेशंस को ये बात बताना उचित नहीं समझती कि मेरे घर में क्या हो रहा है। इसलिए गैरों से सलाह लेने के लिए वो एक काउंसलर के पास आती है, और काउंसलर जो होती है 100 लोगों की बात अपने दिल में रखती है, क्योंकि वो काउंसलर है, वो किसी की बात किसी से नहीं कह सकती। तो बेटा हल निकलता है अगर वो हमारे पास आते हैं तो उन्हें हम अच्छी तरह समझाते हैं। चीजें बहुत लोगों को बताया है मैंने, बहुत लोगों को समझाया है मैंने, लेकिन सबको समझ में आता है। पर ये है, एक काउंसलिंग में किसी को नहीं समझ में आता। जब 2-4 काउंसलिंग होती है फिर उनको लगता है कि यार ऐसे चीजें हम चेंज कर सकते हैं। माहौल बदलने के लिए अगर हमारे हस्बैंड नहीं चेंज हो रहे हैं तो वी कैन चेंज टू आवरसेल्फ, हम खुद को बदल सकते हैं। फिर वो खुद को बदलती हैं और सर्विस करने निकलती हैं और एक बिंदास जोश के साथ निकलती हैं कि अब मैम मुझे कमाना है, अपने बच्चों के लिए कमाना है। और इतना अच्छा कमा के, पढ़ी लिखी होने के बावजूद, बंद रहने के बाद जो समाज के दरवाजे को तोड़ के बाहर आती है ना, वो जोश अलग होता है और कामयाब होती हैं। और मैम जैसे अगर मैं बात करूँ, जो महिलाएं हाउस में रहती हैं, हाउस वाइफ्स हैं, जो वर्किंग महिला है, लोग कहते हैं कि तुम कमा नहीं रही हो, और उनके हाउस वाइफ के अंदर भी रहता है कि मैं कमा नहीं रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं वो अपने आप को कमजोर महसूस करती है। बेटा ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो 60s के टाइम की महिलाएं, 65 की, वही नहीं कमा रही हैं। रिसेंटली 90 के बाद हमें लगता है सारी लड़कियां जितनी हैं उनको माँ बाप ने भी पूरी फ्रीडम दे रखी है कि आप कमाइए, पढ़िए, लिखिए। लेकिन जो उस समय की महिलाएं हैं उनमें ये चीज़ है कि यार हमने अगर कुछ कर लिया होता अपने माँ बाप के राज में तो शायद आज हम भी कमा रहे होते। क्योंकि जब हस्बैंड से उनको पैसा लेना होता है कि मैम हमको थोड़ा सा पैसा लेना है, लेकिन पति नहीं देते। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप उतना पीछे नहीं जा सकते जी। तो इसलिए वो तो उनको सहना ही है बेटा। कोई आज भी निकल के काम करने लगी हैं, पति बाहर रह रहा है, यहाँ काम करिए। मैंने कितनों को कहा कि आप काम करिए ना, घर बाहर निकल के, आपको पैसे की जरूरत नहीं है, टाइम पास करने के लिए निकलिए, अपने को बिजी रखने के लिए निकलिए, लेकिन निकलिए घर से। बहुत महिलाएं निकली हैं, वो हम लोग के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और बहुत अच्छा लगता है उनको देख। मैम आ जाते हैं मॉडलिंग करियर में आ जाते हैं। अभी तो मैम मैंने देखा कई आप जो है मॉडल्स को क्राउन पहना चुकी हैं, और कई शोज़ में भी मैंने आपको देखा कई चीज़ें। तो पहले की मॉडलिंग में और अब की मॉडलिंग में क्या कुछ अंतर है? बेटा मॉडलिंग शब्द पहले के टाइम पे अगर कहें तो माँ बाप तैयार नहीं होते थे। उनके दिमाग में एक गलत डेफिनेशन फिट थी, जो मॉडलिंग करता है वो खराब होता है, मॉडलिंग करना खराब है। मॉडलिंग वर्ड से लोग डरते थे। फिलहाल इस डिजिटल युग में बच्चे, लड़के, लड़कियां, मिसेस सब मॉडलिंग कर रहे हैं। और लखनऊ में इतने मॉडलिंग शो हुए, मैंने कम से कम लखनऊ के 50 से 60-70 शो तो जज किए, जो किड्स मॉडलिंग के हैं, जो बड़े 45 से ऊपर की मॉडलिंग के हैं, जो गर्ल्स मॉडलिंग के हैं। मैंने शो जज किए। एज ए जज जब मैं जाती हूँ एकदम फेयर उनका वो होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है और फेयर उनका, कोई पार्शलिटी नहीं होती हमारे शो में।
जिस शो में मैं रहती हूँ पार्शलिटी नहीं हो सकती, और अगर पार्शल हो गए तो शो किस बात का। बिल्कुल, बिल्कुल। किड्स शो की मैं बात करूँ मैम और ऐसे टीनेजर की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा मज़ा किसमें आता है और इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि क्या है, मॉडलिंग आजकल इन्हांस हो चुकी है भाई, नई क्रिएटिविटी के साथ बिल्कुल, बच्चे आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, टीनेजर्स आते बिल्कुल। हैं, बहुत तो जोश होता है उनमें मॉडलिंग के स्टेज पे। देखिए हाँ, आप, वो बच्चे जब आते हैं या बिल्कुल। महिलाएँ आती हैं, भले कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है, ये जी, जी। हमारे लिए एक वो होता है, शेड्यूल हमारा है कि भाई हमें फर्स्ट, सेकंड चुनना है। लेकिन सारी महिलाएँ जब मैं लास्ट में खड़ी होती हूँ, मैं कहती हूँ यू ऑल आर फर्स्ट। सारे लोग फर्स्ट हो मेरी नज़र में, क्योंकि इस स्टेज तक आने की हिम्मत करना बहुत बड़ी बात होती है। और मैम हॉरर मॉडलिंग की मैं बात करूँ, ये भी बड़ा प्रचलित है, हॉरर मॉडलिंग, और कई सब भूत बन के आते हैं, क्या वैम्पायर्स बन के आते हैं, इसमें क्या कुछ आप देखती हैं नया? हॉरर वाली तो बताऊं प्रज्ञा जी कि मैंने कोई मॉडलिंग शो हॉरर का तो नहीं जज किया। फिलहाल अभी हमारी सोसाइटी में एक ने किटी की थी अपने घर में, जी। उसने हॉरर किटी थी, मेरे को उसका केक भी जो बन के आया था एकदम भूतिया वाला बन के आया था। मैंने कहा ये क्या मैडम, आज हॉरर किटी है। हमने कहा यार सब हॉरर बन के आइए, भूत बन के आइए, बताओ चुड़ैल बन के आइए, ये भी एक थीम चल पड़ा है नया। भाई मैंने तो अभी इस थीम को अभी जाना समझा, मैं तो नहीं जानती थी ये भी थीम कोई बना सकता है। लेकिन इस युग में कुछ भी पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। और मैम अगर जजिंग की मैं बात करूँ, आप मॉडल्स को कैसे जज करती, किस बिहाफ में जज करती, क्या कुछ देखती हैं? देखिए मॉडलिंग जज करने के लिए बेटा बहुत माइनर से माइनर चीजों को ध्यान रखना जी। पड़ता है। एक आदमी की लेंथ, लंबाई कितनी है, जी, एक आदमी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा है, उसकी स्पीकिंग पावर कैसी है, वोकैबुलरी कैसी है, प्रोनाउंसिएशन जी, कैसा जी, है, जी। और उसने ड्रेस कैसा कैरी किया हुआ है, वो चल के कैसे आई है, स्टेप वाइज आई है या जल्दी जल्दी चली है या धीरे धीरे चली है। मॉडलिंग जज करने के लिए बहुत चीज़ें जज करनी पड़ी, लेकिन हमने भी बहुत मॉडलिंग की। पहले हमने मॉडलिंग की, तब हम जज बनकर बैठे हैं। जी। हम ऐसे नहीं बैठे, हमने 4-4 बड़े-बड़े शो किए लखनऊ के। उसके बाद जो हमें उसमें नवाजा गया जिन चीज़ों से, तब हमको लखनऊ वालों ने जज चुना है। और बड़े से बड़े शो में लखनऊ के जजमेंट किया है मैंने, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा ये जजमेंट वाला काम कम कर दिया है, क्योंकि रात में शो होते हैं, जी। घर दूर है, 10 बजे शुरू होता है, 2:30 बजे रात को खत्म होता है। इसलिए अब धीरे-धीरे करके मैंने ये शो जज करना खत्म कर दिया है। फिलहाल मैं जो अगर मॉडल्स की मैं बात करूँ, प्रेजेंट टाइम में जो मॉडल्स हैं, उनके अंदर एक ये रहता है कि मैं अगर स्लिम हूँ तो मॉडल, प्लस साइज़ वाली जो मॉडल्स होती हैं उनको कहीं न कहीं इनसिक्योरिटीज़ होती है, मैं प्लस साइज़ की हूँ, क्या सुंदरता को आप, मतलब बेसिकली सुंदरता को आप किस बिहाफ पे देखती हैं? देखिए, ये मानती हूँ कि मॉडलिंग करनी है तो सुंदर भी होना है और पतला भी होना है। ये 2 चीज़ें मॉडलिंग का मोटी-मोटी थीम है। बाकी नॉलेज तो आपके स्टेज पे देखी जाएगी जी। कि कैसे हैं आप। लेकिन अगर आप पतले हैं तो आपके चांसेस हैं, आपका सब कुछ अच्छा है। कुल मिला के अगर सब कुछ अच्छा है तो हो सकता है आप फर्स्ट आ जाएँ, ना फर्स्ट आएँ तो सेकंड में आ जाएँ या थर्ड में, 3 ही चुने जाते हैं। उसके बाद हम टाइटल सॉन्ग देते हैं। टाइटल देते हैं, 10 महिलाएँ हैं तो 10 को एक टाइटल देते हैं। लेकिन ये कहना कि मैं मोटी हूँ तो मैं जीतूँगी नहीं, ये गलत है। ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। आप स्टेज में आए हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आइए। सामने वाला जज आपको जज कर रहा है, वो देख रहा है, हो सकता है आप ही विनर हो जाएँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि पतला आदमी विनर होगा। जी, जी। मैं अगर सोशल मीडिया की मैं बात करूँ, सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही अहम रोल आजकल निभाता आया है। चाहे मैं किसी चीज़ की मैं बात करूँ, सोशल मीडिया से लोगों को एक काफ़ी बड़ा प्लेटफ़ॉर्म हम कह सकते हैं मिल गया है, वो भी फ्री का, क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी चीज़ें सोशल मीडिया पे बता सकते हैं, कह सकते हैं, कर सकते हैं, इससे पहले चीज़ें नहीं थी, तो इसको आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया तो भाई बच्चों ये बताऊँ कि हमारे टाइम पे तो कोई मीडिया नहीं था। सीधे एक ही चीज़ होती थी कि पढ़ लो और शादी हो जाएगी। लेकिन आज का युग में जो बदलाव मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया को लेके, बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन हर चीज़ का एडवांटेज है और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि बच्चे सोशल मीडिया से भटक जा रहे हैं। जी। देख के उसकी राव, रंग, रंगत जो चीज़ें देखते हैं, कम एज के बच्चे भटक जाते हैं उससे और बुरे से बुरे काम में फंस जाते हैं।
जो मैं आपके टीवी चैनल पे बोलती नहीं हूँ, लेकिन जी। आप ये समझिए मैं क्या कह रही हूँ प्रज्ञा जी, जी, कि जी। बहुत सारे बच्चे हैं जो भटक जाते हैं, लेकिन वही कहिए कि हर चीज़ का लाभ है, हर चीज़ की हानि है। अगर दुःख है तो सुख है, परेशानी है। लेकिन सोशल मीडिया काम भी बहुत अच्छा करा है, लोगों को बहुत काम दिया, लोगों का बिज़नेस बहुत बढ़ाया सोशल मीडिया जी। ने। लोग उसमें एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, अपना नंबर डालते हैं, लोग उनसे उनका सामान खरीदते हैं। जी, हम जी। लोग खुद उनसे सामान खरीदते हैं उनके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा नंबर निकाल के। तो आजकल सोशल मीडिया का काम अच्छा है, ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम अच्छा ले रहे हैं या खराब। हम क्या अडॉप्ट कर रहे हैं सोशल जी, मीडिया जी। से। तो अच्छा अडॉप्ट करिए हर चीज़ से, बुरी चीज़ को छोड़ दो बच्चों, अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करो तो अच्छे ही बनोगे। ऊपर से मेरी एक राय और भी है बच्चों के लिए कि फ़ोन और फ्रेंड दोनों चीज़ें अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे तो आप एक ब्राइट फ्यूचर बना पाएँगे। और मैम आपने कहा ब्राइट फ्यूचर बना पाएँगे। ब्राइट फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो एक जीवन शैली में बच्चे को, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, क्या कुछ चीज़ें अपनाना चाहिए, क्या कुछ दिनचर्या अपनाना चाहिए? क्योंकि काउंसलर के हिसाब से क्या होता है, आप कैसे अपनी लाइफ़ को जी रहे हैं, ये चीज़ अहम रखती है। बेटा जब बच्चे होते हैं ना तो वो पेरेंट्स के अंडर में होते हैं। इंटर तक तो फाइनली वो पेरेंट्स के अंडर में ही होते हैं। जी। उस समय तक माँ का बहुत रोल होता है बच्चे को देखने में। फादर तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन एज ए मदर जो उनका रोल होता है वो पूरा रोल माँ प्ले करती है। जी। और बच्चे भी समझते हैं, पढ़ते हैं। सोशल मीडिया का इंटर तक मुझे लगता है उनको खाली पढ़ाई वाला कंटेंट सोशल मीडिया से लेना चाहिए और फ़ोन और फ्रेंड से थोड़ी दूरी बना के रखें तो सारे रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। और अगर मैं महिलाओं की मैं बात करूँ मैम, महिलाओं की मैं बात करूँ चाहे पुरुषों की मैं बात करूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो बहुत बढ़ रहे हैं आजकल। तो किसकी गलती रहती है? पुरुषों की ज़्यादा गलती है कि महिलाओं की गलती है कि जो एक बॉन्डिंग है वो नहीं बन पा रही? बेटा आप घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ बैठ के मैं नहीं कहना चाहूँगी। जी। सोशल मैरिटल अफेयर दिनों दिन बढ़ रहा है हमारे समाज में। एक ट्रेंड सा चल गया है इसका कि बाहर टाइम नहीं मिल रहा है और दोनों के लिए है, ये पुरुष भी और महिलाएं भी। जब घर की बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाती है तो आदमी बाहर ढूँढता है एक अच्छा कॉम्पेनियन, और अगर उसको वो अच्छा कॉम्पेनियन मिल जाता है तो धीरे-धीरे करके एक दूसरे के वो लोग अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हम इसी को धीरे-धीरे करके चीज़ों में बदलाव करते हुए किसी और तरफ मुड़ जाते हैं। हम दोस्ती से शुरुआत करते हैं, हम मुड़ किसी और तरफ जाते हैं। जी। ये गलत हो जाता है। ये चीज़ गलत हो ये जाती है, बिल्कुल। कहीं न कहीं बॉन्डिंग लैग बिहाइंड कर जाती है बिल्कुल। इस चीज़ में। और अगर मैं बात करूँ मैम, पूरी चीज़ आजकल जो चीज़ें जो चल रही हैं, अगर मैं बात करूँ इंडिया की मैं बात करूँ, भारत की मैं बात करूँ, तो स्वदेशी अपनाओ एक नारा चला है। जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर जितने हैं सब इस पे काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो स्वदेशी अपनाओ को आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए स्वदेशी तो मैं कहूँगी जब हमारा इंडिया है, जो भी चीज़ हमारे इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है तो हम क्यों नहीं अपनी चीज़ों को अपनाते हैं, हम क्यों दूसरे की चीज़ों में जाते हैं। बहुत सारी ब्रांड वाली कंपनियां हमारे देश में आके लग गई और अच्छा कमा के बाहर देश में पैसा चला जाता है। अगर हमारे ही देश में वो प्रोडक्शन हुआ प्रज्ञा जी, तो हमारा पैसा हमारे ही देश में रहेगा ना। तो मैं इसी को प्रचुर मात्रा में यही बोलना चाहूँगी कि हमारा पैसा हमारे देश में रखने के लिए आप स्वदेशी ही अपनाएं। मैम ऑनलाइन शॉपिंग की मैं बात करूँ, ऑनलाइन शॉपिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। उससे जो आम शॉपकीपर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको बड़ा लॉस होता है। तो क्या देखिए ये जो ऑनलाइन शॉपिंग का शुरू हुआ है ट्रेंड, शायद लोगों आजकल का यूथ जितना है, तुरंत ब्लिंकिट, तुरंत जिप्टो, तुरंत सामान मंगाने वाला ट्रेंड है। 2 मिनट नहीं लगता, 10 मिनट में सामान आ जाता है आपके घर में। माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, सब ब्लिंकिट दे रहा है। तो इतनी ज़्यादा उन लोगों ने बाहर की जो भी चीज़ें हैं, हम लोग कंपनियां हैं या जो भी इनके ऐप हैं, इनसे तुरंत 5 मिनट में सामान आ जाता है। हमको वो लेने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें 10 मिनट भी नहीं खर्च करना। लेकिन वो उन बच्चों के लिए जो 18 घंटे लैपटॉप में करते हैं, उनके पास टाइम भी नहीं होता प्रज्ञा जी कि वो बाहर जाके ला सके सामान, सब्जी ला सके। तो थोड़ा तो
वो भी हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, टाइम का जी। क्राइसिस है, इसलिए वो मंगाते हैं शायद। और फिलहाल हमारे जैसे टाइम के लोग तो आज भी चौराहे में सब्जी लेने जाते हैं झोला लेके। वो सोचते हैं हम ताजी सब्जी लेकर आएं, क्यों ब्लिंकिट से मंगाएं। हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई बच्चे भी उठ कर जाएं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए वो मंगाते हैं। मतलब पश्चिम सभ्यता जो है Adopt कर रहे हैं। अडॉप्ट तो कर ही रहे हैं, और पश्चिम की जो जितनी कंपनियां भी हैं वो भी हमसे हमारा उससे फायदा ले रही हैं, हर फायदा चीज। ले रही है, बिल्कुल बिल्कुल फायदा ले रही हैं, और यही पैसा हमारे देश में ना रह के बाहर चला जाता बाहर है। जा रहा है बस जी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमारे ब्रांड लगा रखे हैं, हमारे यहाँ का चीज नहीं बिकता है, हम लोग उनकी चीजों को खरीदते हैं, क्योंकि कहते हैं दूर के ढोल सुहावने। मैं उदाहरण लूंगी, एक फ्रूट है एवोकाडो करके आया है एवोकाडो। भाई, 3 4 5 10 साल पहले तो हम लोग उसका नाम भी नहीं जानते थे बेटा। जी जी। ये क्या है ये? हम आम अमरूद सेब संतरा जानते थे, लेकिन अब बच्चों को वही फल चाहिए, वो 250-300 का एक आता है शायद, आई थिंक वही चाहिए उनको वही खाना है। तो बेटा ये लुभावनी चीजें हैं, दूसरी कंट्री की आती हैं, वो बच्चों को ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो चलिए, ये तो बात मैम काउंसलिंग और सारी चीज़ों की हो गई। अब आपके आ जाते हैं मैम, इतने सारे आपको अवार्ड्स मिले हैं, तो थोड़ा सा एक चीज अवार्ड्स ब्रीफ करके हम लोग को बताएं। भाई मुझे जो अवार्ड्स मिले हैं, जी। अगर मैं बताऊं तो लखनऊ ने मुझे बहुत सम्मान से नवाजा जी, है। जी, और मैं लखनऊ, कहते हैं ना वो, लखनऊ हम पे फिदा, हम लखनऊ पे फिदा। जी। तो मैं तो इतना ही कहूँगी, लखनऊ ने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया। हर स्टेज पे मैं एज ए जज खड़ी हुई, हर लोगों के साथ मैंने इनॉग्रेशन किए, इतने उद्घाटन किए मैंने शो के। और अब मुझे लगता है जितना मुझे दे दिया लखनऊ ने बहुत है। अब भगवान जिसको ना दिया हो, आप उसकी झोली पूरी करें। जी। आपने हमें ईश्वर बहुत दिया। महिलाओं को और मैम बच्चों को क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? मैं इस बढ़ते आधुनिक दौर में ये कहूँगी कि हर महिला अपने कदमों को मजबूत करे, कदमों के साथ अपने कंधों को मजबूत करे, अपने हाथों को मजबूत करे। हाथों को मजबूत करने का मतलब कि उसके हाथ में एक अच्छी अर्निंग आनी चाहिए। अपनी अर्निंग बहुत जरूरी है, और चाहे महिला हो गर्ल्स हो, मैं दोनों के लिए कहूँगी। फिलहाल लड़के जो मेल हैं वो तो कमाते ही हैं, लेकिन लड़कियों को, औरतों को कमाना आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। तो ये रही हमारी कुछ खास बातचीत। आपने मधु मैम को सुना कि किस तरह से वो बच्चों की काउंसलिंग करती हैं और महिलाओं की काउंसलिंग करती हैं, और कहीं ना कहीं समाज में बदलाव लाने के लिए जो है हम सबको एकजुट होना होगा।